फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवोर्स्ड इंडियन गाय। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही रीसेंट एक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की। किरण जोत मैनी वर्सेस अनीश प्रमोद पाटिल। बहुत ही रीसेंट एक जजमेंट आई है जो कि मुझे काफी शॉकिंग लगी। और मुझे जजमेंट दोस्तों शॉकिंग इसलिए लगी क्योंकि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हस्बैंड को एलिमनी देने के लिए बोला है, जो कि एलिमनी जो और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एलिमनी देने के लिए बोला है वो है 2 करोड़ वाइफ को। और वाइफ ऑलरेडी अच्छा खासा पैसे कमा रही है। करंटली जो वाइफ है वो है हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एक कंपनी की, और उसकी सैलरी है 1,39,000 पर मंथ। और जो हस्बैंड है वो एक बैंक में वाइस प्रेसिडेंट है, और उसकी नेट जो सैलरी है पर मंथ वो है 8 लाख पर मंथ, और डिडक्शंस के बाद है 5 लाख पर मंथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट पास की है उस जजमेंट में उसने हस्बैंड को बोला है कि आप 2 करोड़ एलिमनी दीजिए वाइफ को। और जबकि वाइफ ऑलरेडी जॉब कर रही है और अच्छी खासी सैलरी कमा रही है, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड को 2 करोड़ एलिमनी देने के लिए बोला है। क्योंकि हमारी जो जनरल एक सोच होती है, नॉर्मल आदमी की सोच होती है कि अगर वाइफ वर्किंग है तो उसको एलिमनी नहीं मिलेगी, पर इस केस में ऐसा नहीं है। और दोस्तों, अगर आप ये जजमेंट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने और काफी जजमेंट्स को कोट किया है और पुरानी जजमेंट्स को यूज किया है इस 2 करोड़ अमाउंट को, 2 करोड़ एलिमनी अमाउंट को डिसाइड करने के लिए। वैसे ही आने वाले टाइम में, भविष्य में, इस जजमेंट को भी यूज किया जाएगा। जजेस इसको यूज करेंगे, वकील इसको यूज करेंगे इस तरह के केसेस को डिसाइड करने के लिए, और लड़कियों को एलिमनी दिलवाने के लिए। अच्छा, अब थोड़ी सी और दोस्तों केस की दो तीन और इंटरेस्टिंग बातें आपसे डिस्कस करता हूँ। इनिशियली जो वाइफ की डिमांड थी वो थी 5 से 7 करोड़। बाप रे बाप। हस्बैंड जो देना चाहता था वो था 50 लाख एज एलिमनी। काफी बड़ा गैप था, और ये सुप्रीम कोर्ट ने इस गैप को नोटिस भी किया कि जो वाइफ मांग रही है वो बहुत ज्यादा है और जो हस्बैंड देना चाह रहा है वो काफी कम है। ऐसा जजमेंट में लिखा है। जजमेंट में ये भी लिखा है कि जो वाइफ है उसकी ये सेकंड मैरिज है, और उसको पहली शादी से 40 lakhs मेंटेनेंस अमाउंट मिला था। एग्जैक्ट वर्ड लिखा, मेंटेनेंस अमाउंट। और पहली शादी से एक बेटी भी है जो 18 साल से कम उम्र की है। ये नहीं लिखा कि जो लड़का था उसकी पहली शादी, उसकी ये दूसरी शादी है या पहली शादी है, ये कहीं मेंशन नहीं है, तो ये इसका कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, और इस केस में जो हस्बैंड और वाइफ हैं वो शादी के बाद 1 साल भी नहीं, 1 साल से कम रहे साथ में, और फिर अलग हो गए, और उसके बाद से 9 साल से अलग ही रह रहे हैं। और जो वाइफ ने जो एलिगेशन लगाए हैं हस्बैंड पे, वो लगाए हैं कि उस पे क्रुएल्टी की गई, उसको उसको मारा पीटा गया, और दहेज मांगा गया, दहेज के लिए उसको परेशान किया गया। और इस केस में सारे फैक्ट्स को देखते हुए कि 9 साल से अलग रह रहे हैं और हस्बैंड वाइफ का कोई इंटरेस्ट नहीं है साथ रहने में, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को, डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज करते हुए आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये डिसाइड किया कि इस मैरिज को डिसॉल्व किया जाए। अच्छा, और बहुत इंटरेस्टिंग, जब मैं जजमेंट पढ़ रहा हूँ इसमें लिखा है कि मेंटेनेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो उसके लिए 8 पॉइंट्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। और पहला पॉइंट है कि पार्टीज का स्टेटस क्या है, सोशल, फाइनेंशियल, वाइफ और बच्चों की नीड क्या है, क्या ज़रूरतें हैं उनकी, क्वालिफिकेशन और नौकरी का स्टेटस क्या है, ये तीसरा है। चौथा है कि कोई इंडिपेंडेंट इनकम या कोई प्रॉपर्टी वगैरह हस्बैंड या वाइफ ओन करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो मेंटेन करना वाइफ के लिए जो शादी से पहले था, वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या मेंटेन किया जा सकता है शादी से पहले, जो शादी से पहले था। छठा पॉइंट का बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों, क्या वाइफ ने नौकरी का सैक्रिफाइस किया, मतलब क्या वाइफ ने नौकरी छोड़ी परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए। सातवां है केस केस लड़ने में कितना पैसा खर्च हुआ जो
अगर वाइफ नॉन वर्किंग है तो। और आठवां है कि हस्बैंड के पास कितना पैसा है, उसकी कितनी सैलरी है, कितनी प्रॉपर्टी है, क्या लोन वगैरह चल रहे हैं उसके। तो ये 8 फैक्टर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किए हैं। और कोर्ट ने मेंशन किया है ये कि अ, अगर वाइफ कमा भी रही है, अगर वाइफ वर्किंग है और उसकी सैलरी है, इसके बावजूद भी उसको मेंटेनेंस मिल सकती है। ये भी लिखा है कि हस्बैंड का एक लीगल ऑब्लिगेशन है और उसके पास मतलब इतना पैसा भी है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन कर सके मैरिज के खत्म होने के बाद। और कोर्ट कोर्ट ये बोलती है कि जो एलिमनी का अमाउंट है, मेंटेनेंस या जो परमानेंट एलिमनी का अमाउंट है, उसका पर्पस है कि वाइफ को एक अच्छा डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया जा सके डाइवोर्स के बाद। नेट नेट दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 2 पॉइंट कंसिडर किए हैं ये 2 करोड़ एलिमनी डिसाइड करने के लिए। पहला पॉइंट कि हस्बैंड की पेइंग कैपेसिटी कितनी है, हस्बैंड के पास कितना पैसा है। और इस केस में हस्बैंड के पास अच्छा खासा पैसा है, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 करोड़ अमाउंट डिसाइड किया। दूसरा जो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया है वो है कि एलिमनी का अमाउंट इतना होना चाहिए या इतना रखा गया है इस केस में जिससे कि वाइफ को एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया जा सके। जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या और अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुप्रीम कोर्ट देना चाहती है वाइफ को। वाइफ ऑलरेडी इतना पैसा कमा रही है। बट ये 2 की पॉइंट हैं, मेन पॉइंट हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान में रखे हैं। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी इग्नोर किया है कि जो हस्बैंड वाइफ हैं वो 1 साल भी नहीं रहे साथ में, 1 साल से कम रहे हैं साथ में। काफी शॉकिंग है ये जजमेंट। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में क्या चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट जजेस के दिमाग में, जब वो ये जजमेंट लिख रहे थे। यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है दोस्तों, जब हस्बैंड और वाइफ अलग हो गए, क्योंकि वाइफ की तो सेकंड मैरिज थी, अब उसको लगा कि यार तीसरी मैरिज तो करनी नहीं है या हो नहीं पाएगी, क्योंकि इंडिया में सेकंड मैरिज की तो एक्सेप्टेंस आ गई है, पर मुझे नहीं लगता थर्ड मैरिज की एक्सेप्टेंस आई है। तो उसको शादी की तो चिंता थी नहीं, तो उसको लगा कि यार चलने दो केस, तभी तो 9 साल से अलग रह रहे हैं। उसने कहा चलने दो केस, पैसा तो मैं लेके रहूंगी इससे। और उसको पता है कि हस्बैंड पैसा दे भी सकता है क्योंकि सैलरी अच्छी खासी है और उतना उसके पास खुद के पास भी इतना पैसा है कि वो 9 साल केस लड़ सकती है, वकीलों की फीस दे सकती है। दूसरा मुझे ये नहीं समझ में आया कि भाई, और मैंने उसकी जो हस्बैंड है उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखी, लड़की की भी लिंक्डइन प्रोफाइल देखी। लड़की की लिंक्डइन प्रोफाइल श्योर नहीं है वो उसकी है या नहीं, बट काफी हद तक मैं श्योर हूँ कि जो मैंने प्रोफाइल देखी वो उसी की है। दोनों काफी अच्छे दिखते हैं, दोनों काफी गुड लुकिंग है। और जजमेंट में कहीं मेंशन नहीं है कि जो हस्बैंड है उसकी फर्स्ट मैरिज है सेकंड मैरिज है। मैं मान के चल रहा हूँ कि सेकंड मैरिज ही होगी। और जो हस्बैंड है वो काफी अच्छा दिखता है, अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छा पैसा कमा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि उसने एक ऐसी लड़की से शादी की जिसके ऑलरेडी एक बच्चा था पहली शादी से। भाई ऐसा ऐसा क्यों किया? मतलब वो उस लड़के को कोई भी मिल सकता था क्योंकि वो अच्छा दिखता है, अच्छा पैसे कमा रहा है, पर उसने, मुझे समझ नहीं आया कि उसने ये क्यों डिसाइड किया कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसके पहली शादी से बच्चे हैं। एक चीज दोस्तों जो मैं जब ये जजमेंट पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज तो ये समझ आई कि दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप डाइवोर्स या दूसरी शादी करने का सोच रहे हैं, या मैं बोलूंगा पहली शादी भी करने का सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है चेक करना कि जिस लड़की से आप शादी करने वाले हैं, क्या वो कहीं पैसों की लालची तो नहीं है, बहुत ज्यादा मनी माइंडेड तो नहीं है दोस्तों। ये चेक करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों ये जजमेंट थोड़ी इसलिए भी खराब है कि क्योंकि ये जजमेंट जब लोगों तक पहुंचेगी, खासतौर से लड़कियों लड़कियों तक और वकीलों तक तो पहुंच ही चुकी होगी, तो ये लड़कियों को और वकीलों को ये जजमेंट आइडिया देती है कि सीधा सीधा समझ में आता है कि आप शादी से और डिवोर्स से कितना पैसा कमा सकते हैं। 2 करोड़ कमा सकते हैं आप, अगर आपने अच्छा लड़का फंसा लिया तो। वीडियो एंड करने से पहले दोस्तों एक दो बात बोलना चाहूंगा। एक तो आज की तारीख में शादी करना बहुत रिस्की हो गया दोस्तों, खास तौर से उन पुरुषों के लिए जो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। और बहुत ज्यादा दोस्तों ध्यान रखने की जरूरत है जब आप पहली शादी कर रहे हैं या दूसरी शादी कर रहे हैं कि सही लड़की को चुने,
सही लड़की से शादी करें, नहीं तो काफ़ी नुकसान हो सकता है, अगर गलत लड़की से शादी कर ली तो। थैंक यू दोस्तों।